हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सामने से देख ही रहे हैं, अंतिम 50 दिनों का महासंग्राम मैंने कर दिया है, जो कि हमारा 45 दिनों का महासंग्राम था, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन उसमें आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने हिस्ट्री है जो कि कवर नहीं कर पाए थे कंप्लीट पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले। तो भारत का इतिहास हम कर रहे थे और उसमें आधुनिक भारत के इतिहास को हमने देखा था। हम लोगों ने जो कंपनियां थी, जैसे कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, इनका भारत आगमन पड़ गया था इससे पहले तक। लेकिन अब हम बात करेंगे डे 46 में। अब हम 5 क्लास और लाएंगे लगभग, और हम इसको 50 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आपका इतिहास, भारत का इतिहास 1947 तक हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक का। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आ जाती है। उसके बाद ये यहाँ पर व्यापार करने लग जाती है। अब जब व्यापार करेगी तो धीरे 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 करके ये क्या करने लगेगी, भारत के शासन में अपना कदम रखने लगेगी, और किसी न किसी प्रकार से भारत की राजनीति में ये प्रभावित करने लगेगी भारत को, और अपना शासन है जो कि स्थापित करेगी। तो 1600 से लेकर 1757 तक ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करती है। इसका काम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर से धन कमाकर अपने देश ले जाना होता है। लेकिन 1757 में एक घटना घटित होती है, उसको अभी हम देखेंगे कौन सी घटना थी वो ऐसी, जिससे यहाँ पर कंपनी का शासन का रुख ही बदल गया, और कंपनी जो है वो यहाँ पर व्यापार करने के बजाय शासन करने लग गई। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी होगी उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं पटवारी लेखपाल की बात करूं दोस्तों, विश्व का भूगोल आप लोगों से पूछा जाएगा। तो अगर आप लोगों ने विश्व का भूगोल नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहां पर से देखें मैंने किस प्रकार है जो कि 15 क्लास आप लोगों को दे रखी हैं। हालांकि मैंने विश्व के भूगोल को कंप्लीट नहीं कराया है, लेकिन उतना तो कराया है जितना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक टॉपिक डिटेल में करा रखा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं घास के मैदान, सवाना, प्रेरी, ठीक है, पंपास, कंपोज, ऐसे घास के मैदान आप लोगों ने एग्जाम में देखे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर से बिल्कुल मैप, मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को रटना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को देखना है और याद करना है। ठीक है, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग यहाँ पर घास के मैदान को पढ़ते हैं तो एक बार जाके देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो कहना। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर भूगोल की क्लास ले रखी है, विश्व भूगोल की। आप लोग इनको जाके देखना, और आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने लिख रखा है यूकेपीएससी ग्रुप सी विश्व का भूगोल। ठीक है, ये वाली क्लास टोटल 15 क्लास है, आप लोगों ने देखना है। और विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास भी आप लोगों से पूछा जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बास्तिल का युद्ध, बास्तिल, ठीक है, बास्तिल की क्रांति आप लोगों से पूछ ली थी। तो दोस्तों वहाँ पर ये इजी लेवल का प्रश्न बन गया था। लेकिन अगर पटवारी में भी देखेंगे तो थोड़ा तो अप लेवल बनेगा ना। तो अप लेवल बनेगा तो यहाँ पर मैंने कुल 5 क्लास करा रखी, आप लोग देखें। विश्व का इतिहास को मैंने कंप्लीट करा रखा है। देखो, यूरोप का पुनर्जागरण आपको पहली क्लास देखने को मिलेगी, फिर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फिर फ्रांस की क्रांति, फिर रूस की क्रांति। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर विश्व के इतिहास को भी कंप्लीट कर रखा है। इसमें हालांकि मैंने यहाँ पर टैग लाइन में क्या लिखा है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो वीपीडीओ कनीय सहायक ग्राम विकास अधिकारी RO ARO। लेकिन आप लोग एक बात ये बताओ मेरे को कि यूरोप का पुनर्जागरण है, अगर मैंने वीडियो के लिए पढ़ा रखा है तो यूरोप का पुनर्जागरण बदल थोड़ी जाएगा अगर आप पटवारी लेखपाल के लिए पढ़ दोगे तो आप लोग ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि पटवारी लेखपाल का टैग लगा होगा हम तभी देखेंगे इस वीडियो को। यहाँ पर अगर वीडियो वीपीडीओ का टैग भी लगा है तो भी आपका सिलेबस चेंज थोड़ी हुआ है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री की। ठीक है दोस्तों, बढ़िया तरीके से देखना, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। वर्ल्ड हिस्ट्री दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारे टॉपिक आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में शासन यहाँ पर करती है। वो किस प्रकार शासन करती है इसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हम इससे थोड़ा सा पहले चले आते हैं, 1757 से पहले। तो बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल दोस्तों, बंगाल एक ऐसा क्षेत्र था, ऐसा साम्राज्य था जो कि सर्वाधिक संपन्न था। सर्वाधिक संपन्न ये बंगाल है जो कि यहाँ पर था, और इस सर्वाधिक संपन्नता के कारण यहाँ पर विदेशियों की मांग बढ़ी, और यहाँ पर आना इन लोगों ने चाहा क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा थी और यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। इसलिए मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो भी ये बंगाल है वो क्या था, एक प्रकार का संपन्न साम्राज्य था।
अब हम देखेंगे बंगाल में नवाब थे, बंगाल में नवाबों का शासन था। और औरंगजेब के समय में जब हम मुगलों की बात करें, उस समय औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां यहाँ पर बंगाल का पहला नवाब बनता है औरंगजेब के समय में 1713 से 1727 के बीच में। कौन बनता है? मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला नवाब बनता है जो कि औरंगजेब का सेनापति होता है। अब इसने अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद बदली। मुर्शिदाबाद, इससे पहले कहाँ थी? अगर आप लोगों से पूछा जाएगा बंगाल की पहली राजधानी, आप बोलेंगे ढाका। ढाका से इसने मुर्शिदाबाद है जो कि बदल दी है। और ये क्या करता था फिर? जो भी राजस्व होता था, जो भी टैक्स होता था, उसको ये क्या करता था? मुगल दरबार में भेजता था, औरंगजेब के पास भेजता था, उसके बाद जो उत्तर मुगल काल के जो शासक थे उनके पास भेजता था। तो ये बात है जो कि आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। बंगाल के नवाब आप लोगों से पूछा जा सकता है। मुर्शिद कुली खां के बाद सिराजुद्दौला है जो कि यहाँ पर बंगाल का नवाब बनता है। और ये फ्रांसीसी, हम लोगों ने देखा था कि फ्रांसीसी भी भारत में आ चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में आ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखो, फ्रांसीसी जो लोग हैं वो बंगाल में अपना शासन स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं? बंगाल के जो नवाब हैं उनको अपना व्यक्ति बना रहे हैं, यानी कि उनके साथ डील कर रहे हैं। और इन्होंने फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला को नवाब बनाया। सिराजुद्दौला को इन्होंने क्या किया? नवाब बनाया 1756 से 1757 के बीच में। और ये जो सिराजुद्दौला है वो फ्रांसीसियों की मदद करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसी ने इसको नवाब बनाया है तो फ्रांसीसियों की बात ही तो करेगा, उसी की तो बात करेगा। फ्रांसीसी जैसा बोलेंगे वैसा ये काम करेगा। तो इसने क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध काम करना शुरू किया। अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध काम करना शुरू किया। और इस समय एक घटना घटित होती है जिसको हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना की जानकारी हमको एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हॉलवेल, वो हमको इसकी जानकारी देते हैं। और ये घटना कब घटी थी? 20 जून 1756। और इस दिन हुआ क्या था इसको भी आप लोग जान लो, ठीक है। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? जो अंग्रेज थे 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। और उनको उसी कमरे में दम घुट गया था। 146 लोगों का यहाँ पर दम घुट गया था। जब इस कोठरी का दरवाज़ा खोला गया, इस बंद कमरे का दरवाज़ा खोला गया दूसरे तीसरे दिन, तो मात्र 23 लोग ही इसमें से जीवित थे, बाकी सारे के सारे मर गए थे। 123 लोग इसमें मर गए थे। ऐसा ये जो अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो बताते हैं, जो भारत के इतिहासकार हैं वो इस घटना की जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार इस बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं कि 23 लोग ही हैं जो कि दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ पर देखने को मिले। तो इस प्रकार यहाँ पर सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में भिड़ंत होती है और प्लासी का युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लासी का युद्ध हो जाता है, जो कि इसका महत्वपूर्ण कारण है। प्लासी के युद्ध का कारण आप लोगों से पूछा जा सकता है काल कोठरी की घटना, उनमें से एक कारण है, और भी कारण है, लेकिन हमको सिर्फ महत्वपूर्ण कारण अगर हम देखेंगे, तात्कालिक कारण, तो वो काल कोठरी घटना मानी जाती है। अंग्रेजों की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है जो कि सेनापति होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। प्लासी का युद्ध आप लोगों से पूछा जाएगा कब लड़ा गया, तो 23 जून 1757 को लड़ा गया भागीरथी नदी के किनारे। और हमने देखा कि सिराजुद्दौला है जो कि बंगाल का नवाब है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव है जो कि यहाँ का सेनापति है। अब इसमें देखो रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है, रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है और सिराजुद्दौला हार जाता है। और फ्रांसीसी जो है सिराजुद्दौला की सहायता करते हैं, लेकिन फ्रांसीसी की एक तरीके से आप लोग इसमें हार कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोगों ने प्राचीन भारत से अभी तक का ये आधुनिक भारत में हम आ चुके हैं, और हमने क्या देखा? हमने ये देखा जब भी कोई विदेशी भारत में आक्रमण कर रहा है, पहला आक्रमण जब भी हो रहा है, तो भारत में जो भी शासन कर रहा है उसी के कोई ना कोई अधिकारी है जो कि विदेशियों से मिल चुके हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है दोस्तों। जो सिराजुद्दौला है ना, इसके जो साथ के थे, जैसे कि इसका कमांडर था जिसका नाम है मीर जाफर, एक जमींदार है, इस सिराजुद्दौला का एक जमींदार है जिसका नाम है अमीचंद, और इनका एक साहूकार जिसका नाम है जगत सेठ, और इस सिराजुद्दौला की मौसी जिसका नाम है घसीटी बेगम। ये सभी लोग इस सिराजुद्दौला से चिढ़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये फ्रांसीसियों का सहयोग लेता है और उन्हीं की तरह कार्य करता है। इसलिए इन लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, और जब भी रॉबर्ट क्लाइव का साथ इसी के सेनापति, इसी के लोग देंगे तो ऐसा होगा ही कि इसकी हार निश्चित है। ठीक है, इसकी हार यहाँ पर निश्चित है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी का युद्ध को जीतती है। इस प्रकार वो भारत में अपने कदम बढ़ा रही है, भारत में शासन करने के ओर अपना कदम बढ़ा रही है। आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रही थी, अब वो युद्ध करके भारत में शासन स्थापित करने की बात करेगी। कैसे करेगी इसको भी आप जान लो, क्योंकि एक युद्ध और होता है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन मीर जाफर है, देखो यहाँ पर अभी सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब था। अब बंगाल का नवाब हट गया होगा, क्योंकि सिराजुद्दौला हार गया है तो बंगाल का नवाब हटा दिया गया होगा। किसने? अभी तक तो फ्रांसीसी का सहयोग मिल रहा था बंगाल के नवाब को, लेकिन अब अंग्रेज़ों का सहयोग मिल रहा है, रॉबर्ट क्लाइव का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जो जीत लिया है और इसने अपना एक कठपुतली, यानी कि जो कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही भाषा बोलता है, जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है वैसा काम करता है। कौन है वो? मीर जाफर। मीर जाफर यहाँ पर 1757 से 1760 के बीच में क्या बनता है? बंगाल का नवाब बनता है, और ये रॉबर्ट क्लाइव की कठपुतली बनकर रह जाता है एक। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव अपने अनुसार काम कराएगा, जब इसकी कठपुतली है तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। उसके बाद मीर कासिम को ये क्या बना देते हैं? मीर कासिम को ये क्या बना देते हैं? फिर बंगाल का नवाब बनाते हैं। बंगाल का नवाब बनाते हैं मीर कासिम को 1760 से 63 के बीच में, और इसने राजधानी परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। कहाँ पर है ये? बिहार में। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बंगाल की जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की, तो ये मीर कासिम ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये देखेंगे कि जो ये मीर कासिम है ना, ये अंग्रेज़ों का विरुद्ध काम करता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसने राजधानी बदल दी जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ है। तो अंग्रेज़ लोग इससे क्या हो गए हैं? परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ये काम कर रहा है अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो इसलिए मात्र 3 साल के बाद इन्होंने फिर से अपनी कठपुतली जो कि मीर जाफर था उसको क्या बना देते हैं? ये नवाब बना देते हैं 1763 के 65 के बीच में। ये बात मीर कासिम को पसंद नहीं आती है, और मीर कासिम को जब गद्दी से हटाया जाता है, बंगाल के नवाब से हटाया जाता है, तो वो क्या कर देता है? अंग्रेज़ों के विरुद्ध आ जाता है। और कहाँ पर आ जाता है? बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध ये लड़ने लग जाता है अंग्रेज़ों के साथ 1764 ईस्वी में। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अंग्रेज़ हैं एक तरफ, दूसरी तरफ कौन है? मीर कासिम, जिसको गद्दी से हटा दिया था और मीर जाफर को यहाँ पर रख दिया था गद्दी पर। मीर कासिम अकेले तो नहीं आएगा, इतनी इसकी हिम्मत है नहीं कि वो अंग्रेज़ों का साथ अकेले लड़ ले। तो इसलिए ये अवध का नवाब शुजा-उद-दौला को, सिराजुद्दौला नहीं, शुजा-उद-दौला, कौन? शुजा-उद-दौला को ले आता है अपने साथ। एक मुगल, उत्तर मुगल काल में शाह आलम द्वितीय है, उसको भी ये ले आता है। और ये तीनों लोग क्या करते हैं? बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज़ों के पास आधुनिक गोला बारूद है, हथियार हैं, तो इनका जीतना तय है यहाँ पर। तो इस प्रकार अंग्रेज़ यहाँ पर जीत जाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या हो जाता है? भारत में आगमन हो जाता है। आगमन तो पहले हो चुका, लेकिन शासन में यहाँ पर अब ये क्या करने लग जाते हैं? अपना अधिकार जमाने लग जाते हैं। और आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहली निर्णायक सफलता कौन सी है? सैन्य सफलता। तो बक्सर का युद्ध है जो कि यहाँ पर निर्णायक मानी जाती है, आप लोगों को पूछा जाएगा। और इसमें बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो है जो कि अंग्रेज़ों का सेनापति रहा था, और मीर कासिम यहाँ से भाग जाता है। शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में एक संधि हो जाती है, जिस संधि को हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि आप लोगों से पूछी जाती है। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में।
शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यहाँ पर संधि होती है। और दूसरी संधि आप लोगों को ध्यान में रखनी है 16 अगस्त को 4 दिन बाद होती है शुजा उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। आप लोगों से पूछी जाती है इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मीर कासिम तो भाग जाता है और इसने मीर कासिम ने जो भी लोग बुलाए थे शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला, इनके साथ रॉबर्ट क्लाइव संधि कर लेता है। अब संधि में बात क्या होती है? संधि में ये बात होती है कि EIC को देश में राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यानी कि ये पहला अवसर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में अपना परचम लहराएगी। ठीक है, और हम लोग अब देखते हैं बंगाल के गवर्नर। अब देखो, बंगाल में अभी तक नवाब थे। बंगाल में कौन थे? नवाब थे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मीर जाफर। ठीक है, लेकिन अब बंगाल में कौन शासन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्यों शासन करेगी? क्योंकि ये बक्सर का युद्ध जीत चुकी है। इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आ चुके हैं और रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि में जो नियम अपनाया था, जो इसने संधि की थी, उसको हम बोलते हैं द्वैत शासन पद्धति। इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था पहला गवर्नर। इसने बक्सर के युद्ध में यहाँ पर हराया इन लोगों को और 1757 से 60 के बीच में एक बार ये शासन करता है और 65 से 67 के बीच में फिर आता है। लेकिन आप लोगों से इसका कालक्रम नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग याद मत करना, बट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब ये द्वैत शासन पद्धति क्या होती है? क्योंकि हमने बात की थी कि इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इस संधि में ये बात होती है कि बंगाल में द्वैत शासन पद्धति को लागू किया जाएगा। द्वैत शासन का मतलब ये होता है कि दो शासन, एक शासन तो कंपनी करेगी और दूसरा शासन जो बंगाल के नवाब हैं वो खुद शासन करेंगे। अब ये जो कंपनी है उसको कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि राजस्व का टैक्स, जो भी पैसा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का काम इन्होंने खुद रखा। तो यार देखो, यहाँ पर इन्होंने जो बंगाल के नवाब थे उनको नाम मात्र का शासन में गद्दी पर बैठा रखा था। क्यों? क्योंकि टैक्स तो ये खुद ले जा रहे हैं, सेना इनके पास खुद थी और विदेशी मामले इनके पास खुद थे। तो जब किसी भी राज्य की आप लोगों के पास राजस्व है, टैक्स एकत्रित करने की शक्ति है, अर्थव्यवस्था आपके हाथों में है, सेना आपके हाथों में है, विदेशी मामले आपके हाथों में है, तो जो दूसरा व्यक्ति जो कि गद्दी पर बैठा है उसका काम क्या होगा? नाम मात्र का शासन करना हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर बंगाल के गवर्नर हैं जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव को आप लोगों ने देखा। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग है जो कि यहाँ पर आता है 1772 से 85 के बीच में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसके साथ में पारित होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों से पूछा जाता है और 1773 एक्ट जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन करने के लिए एक्ट पारित किए, अधिनियम पारित किए, उनको हम लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा है। कहाँ पर? जब हम बात कर रहे थे भारत की राज व्यवस्था की, इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने सारे के सारे एक्ट पढ़ रखे हैं, आप लोग उनको जाके देखना अगर नहीं देखा है तो, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, मुझे ऐसी आप लोगों से उम्मीद है। इसलिए मैं यहाँ पर इन एक्ट को ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा। इस बात को आप लोग नोट करके लिखें कि मैं यहाँ पर इन एक्ट को नहीं कराऊंगा, क्योंकि इन एक्टों में वही बातें लिखी गई हैं जो कि मैंने आप लोगों को इंडियन पॉलिटी में बता दी हैं। तो दो बार क्यों कराना? ठीक है, तो इससे हमारा समय भी बचेगा। आप लोगों ने वहाँ पर देख ही लिया होगा, एक ही वीडियो में मैंने सारे एक्ट बता रखे हैं। सारे एक्ट एक ही वीडियो में बता रखे हैं। इंडियन पॉलिटी के अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में आप 5वीं या 6ठी वीडियो देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो एक्ट है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोग जरूर देखना। अब देखो, अब क्या देखना है कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसमें अभी तक क्या है, जो बंगाल का गवर्नर था, जो रॉबर्ट क्लाइव था, अभी तक बंगाल का गवर्नर था। पहले यहाँ पर क्या था? देखो, बंगाल में सबसे पहले क्या था? नवाब था। नवाब थे ना, नवाब क्या थे? शासन कर रहे थे। नवाब के बाद जैसे ही बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव आया तो वो क्या बन गया? गवर्नर बन गया, बंगाल का गवर्नर बन गया। क्या बना? बंगाल का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में, ये जो गवर्नर है, इसी गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। समझ गए आप?
वही पद है, पद एक ही है, गवर्नर का ही पद है। इस गवर्नर के पद को बदल कर क्या नाम दे दिया गया, गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कब नाम दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नाम दिया गया। और आप लोगों से ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। क्यों? क्योंकि इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसमें पद को परिवर्तित करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसलिए ये क्या था, अंतिम गवर्नर था और पहला गवर्नर जनरल भी यही था। वॉरेन हेस्टिंग कौन था, अंतिम गवर्नर था और अंतिम पहला गवर्नर जनरल था। कंफ्यूज मत होना यार, पूछा जाता है आप लोगों से, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर देके कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना कि अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। चलता हूँ अब अगले वाले में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसने दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत कर दी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने दीवानी और फौजदारी, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की इसने स्थापना की। यहाँ पर क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की स्थापना, और इसने द्वैत शासन पद्धति जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी उसका अंत कर दिया, इसका इसने अंत कर दिया। इसके शासन में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में जो हमारी मनुस्मृति है, हिंदू ग्रंथ है, उसका अनुवाद किया गया अंग्रेजी में 1776 में द अ कोड ऑफ जेन्युइन लॉ में। आप लोगों से पूछा जा सकता है किसने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कर रखा है, तो ये वॉरेन हेस्टिंग ने कर रखा है, द अ कोड ऑफ जेन्युइन लॉ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार इसने अनुवाद क्यों किया। देखो, जब अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, भारत में शासन कर रहे हैं, तो भारत के बारे में जानकारी लेंगे ना, और भारत की जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी? किताबों से, भारत के जो ग्रंथ हैं उनसे जानकारी मिलेगी। तो वो संस्कृत तो जानते नहीं हैं। अब अंग्रेज जो है वो संस्कृत तो जानते नहीं है, लेकिन इस हेस्टिंग ने संस्कृति सीखी। संस्कृति सीखने के बाद इसने संस्कृत का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। अब जितने भी अंग्रेज होंगे वो इस अंग्रेजी किताब को, भारत के धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और भारत के धर्म ग्रंथों को पढ़ के भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। भारत के लोगों को, भारत के जो ग्रंथ हैं उनको जानने के बाद, भारत का जो ज्ञान है उसको अर्जित करने के बाद भारत में ही शासन ये लोग करेंगे। और इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार ये भारत के ग्रंथों पर भी चोट पहुंचा रहे हैं। इन्होंने देखो यहाँ पर क्या किया, 1781 में इन्होंने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना कर दी। कलकत्ता में पहला मदरसा स्थापित किया जाता है 1781 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब मैंने आप लोगों से कहा कि ये भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके, और भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। इसकी स्थापना करने का उद्देश्य भी ये था कि यहाँ पर जो भारत के ग्रंथ हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जाए। और ऐसा व्यक्ति कौन था, उसका नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स है जो कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बंगाल में करता है 1784 में। बहुत बार आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इससे। इसी के समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम यहाँ पर पारित किया जाता है। और ये पिट्स का भारत अधिनियम का ये विरोध करता है, क्योंकि ये अधिनियम तो कहाँ से बन रहे हैं, अधिनियम तो बन रहे हैं ब्रिटेन से, लंदन में बैठ के ये अधिनियम बन रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ बना रही है इन अधिनियमों को। तो इसका जो प्रतिनिधित्व है, भारत में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है, भारत में प्रतिनिधित्व कर रहा है एलिजाबेथ की तरफ से कौन, हेस्टिंग्स। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स इस अधिनियम का क्या करता है, विरोध करता है। जब ये विरोध करता है तो इसको यहाँ पर से हटाकर कहाँ बुलाया जाता है, ब्रिटेन बुलाया जाता है, और इस पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग मतलब हटाने की प्रक्रिया, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है ना, उसी प्रकार इसके खिलाफ भी महाभियोग चलाया गया। और इस प्रकार आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सा गवर्नर है जिसके खिलाफ ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स ही है। इसने एक नीति अपनाई थी जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम चलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस पर तो महाभियोग चलाया दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अब आते हैं जो कि भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, भारत के नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। कहाँ के? बंगाल के। अभी तक ये लोग बंगाल में ही शासन कर रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। 1786 से 93 के बीच में और फिर 1805 में ये दोबारा आता है। तो आप लोगों को कालक्रम तो याद नहीं रखना है, लेकिन आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखो भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में इसको जाना जाता है। आप लोगों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इसने जो ICS की परीक्षा होती है, ICS इंडियन सिविल सर्विस, इसकी परीक्षा यहाँ पर कराने के इसने यहाँ पर बात की, और ठीक है, तो इसलिए इसको इनके जनक के रूप में यहाँ पर माना जाता है। अगर हम बात करें इसके बारे में और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, तो इसने स्थायी भूमि बंदोबस्त की यहाँ पर पद्धति लागू की थी बंगाल में। बंगाल में पहली बार स्थायी भूमि बंदोबस्त किया गया 1793 में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब किया गया? 1793 में। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इसमें क्या किया था इसने? देखो यहाँ पर जो टैक्स एकत्रित करने की है, किसानों से भूमि से जो भी टैक्स है उसको प्राप्त करने की यहाँ पर 3 व्यवस्थाएं थी। एक को कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था, जो कि मैंने लिखा है, और एक होता है मालवाड़ी व्यवस्था, और एक होता है रैयतवाड़ी। मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी व्यवस्था है जो कि किसानों से भू राजस्व एकत्रित करने की एक अलग अलग प्रणाली है, जिनमें आप लोगों से स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर बात करेगा तो ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। ये कहाँ से संबंधित है? जमींदारी व्यवस्था से। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था में आप लोग देखेंगे कि जो जमींदार हुआ करते थे, जो कि किसानों के मध्य और जो यहाँ पर गवर्नर हैं इनके मध्य में कार्य करते हैं जमींदार, वो क्या करेंगे? भू राजस्व को एकत्रित करेंगे, किसानों से भू राजस्व एकत्रित करेंगे, टैक्स एकत्रित करेंगे। जैसे उनको 11 टैक्स मिला, 11 रुपया कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। 11 रुपया अगर उनको टैक्स एकत्रित कर रहे हैं, तो उसमें से ये 10 तो ये कंपनी को दे देगा। ये जो जमींदार है 11 तो टैक्स ले रहा है, 11 में से ये क्या करेगा? 10 तो कंपनी को दे देगा और 1 अपने पास रखेगा। तो इसलिए इस पद्धति को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 11/10 कंपनी को देगा, यानी कि 90%, और 1/11 अपने पास रखेगा, जो कि 10% हिस्सा होगा, जो कि जमींदारी का व्यवस्था का होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके बाद सर जॉन सॉर है, जो कि यहाँ पर आता है 1793 में, 98 में। इसके समय में 1793 का चार्टर एक्ट यहाँ पर भारत में आता है, और इसमें क्या कहा? जो एलिजाबेथ है उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चल रहा है उसको और बढ़ा दिया आगे को। ऐसा हुआ जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने लगी, तो इन्होंने अधिकार पत्र बनाया 20 वर्षों के लिए। 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र बनाया कि हम 20 वर्षों के लिए भारत में शासन करेंगे, कंपनी का शासन स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही भारत में इनको लगा कि यार भारत में मुनाफा मिल रहा है हमको, यहाँ पर हम और अच्छा शासन कर सकते हैं, तो इसने अधिकार पत्र को, भारत का जो EIC का अधिकार पत्र है, व्यापार करने का एकाधिकार है, जो कि अभी तक सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार हासिल कर चुकी है, उसको 20 वर्ष के लिए आगे को बढ़ा दिया गया। 1793 से 1813 तक अब इसको कर दिया गया। इसलिए अब हम अगला एक्ट पढ़ेंगे 1813 का एक्ट। लेकिन आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है? 1793 का एक्ट, जो कि सर जॉन सॉर है, जो कि लागू करता है। और इस एक्ट को मैंने फिर से मैं कहूँगा कि जितने भी एक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको हमने इंडियन पॉलिटी में कंप्लीट कर रखा है, उनकी डिटेल में वहाँ पर बात की है, तो आप लोग वहाँ पर से ज़रूर देखना। उसके बाद आता है वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली इसका नाम है, 1798 से 1805 में। अब देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपना शासन बंगाल से बाहर को भी स्थापित करने की कोशिश करेगी। अभी तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही है, अभी तक कहाँ पर है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही है, इसलिए हम बंगाल के गवर्नर पढ़ रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब ये क्या करेगा? बंगाल के आसपास के जो भी क्षेत्र है ना, उनके साथ सहायक संधि करेंगे। ये जो नवाब है, ये जो बंगाल के गवर्नर हैं, वो क्या करेंगे? बंगाल से बाहर जाने के लिए बंगाल
के बाहर अपना शासन स्थापित करने के लिए ये क्या करेंगे, अन्य राज्यों के साथ सहायक संधि को स्थापित करेंगे। इसलिए ये जो वेलेजली है 1798 में सहायक संधि की नीति की शुरुआत करता है। और इससे पहले भी जो फ्रांसीसी आए थे उसमें डुप्ले एक था, डुप्ले ने भी इस तरीके की सहायक संधि स्थापित की थी। आप लोगों से अगर फ्रांसीसी में पूछ लिया जाएगा कि सहायक संधि किसने स्थापित की थी तो डुप्ले होगा। और अगर आप लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर पूछ लिया जाएगा बंगाल का तो वो वेलेजली है, जो कि सहायक संधि की स्थापना करता है, नीति की स्थापना करता है। यानी कि ये अन्य राज्यों के साथ, जैसे कि हम उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बगल में कौन है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो हम हरियाणा के साथ या फिर उत्तर प्रदेश के साथ सहायक संधि स्थापित करेंगे। और हम ये कहेंगे कि यार आपके मामलों में या हम तुम्हारे मामले में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। इस प्रकार से मिला जुला शासन हम लोग करेंगे। तो ये अपने पैर बंगाल के बाहर भी पसारने लगे हैं। और इस प्रकार हैदराबाद है जो कि पहला राज्य बनता है जिसको सहायक संधि नीति के तहत बंगाल में मिला दिया जाता है। दूसरा मैसूर है जिसको 1799 में मिलाया जाता है। और इस प्रकार इसको बंगाल टाइगर की उपाधि इसने खुद हासिल की थी। यह अपने आप को बंगाल टाइगर के नाम से पुकारता था। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल टाइगर किसको कहा जाता है। इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 में कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज आप लोगों से पूछा जाता है, लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित की। यहाँ पर ICS जो भी ICS हैं, जो कि सिविल सर्विस हैं, जो कि भारत के सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उनको प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यहाँ पर की गई, ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये क्यों किया होगा, स्थापना क्यों की होगी, क्योंकि अब इनको शासन चलाने के लिए भारतीयों की ही तो मदद चाहिए। अब भारतीयों की मदद चाहिए तो भारतीयों को पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा। भारतीयों को पढ़ा लिखा बनाना पड़ेगा तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में शासन करने के लिए काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने ICS की परीक्षा को फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित कर दी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम है जो कि भारत में गवर्नर बनता है, भारत में नहीं बंगाल में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 में। ठीक है, 1807 से 1813 तक। 1809 में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अमृतसर की यह संधि करता है और किसके साथ, पंजाब के एक मीसल वंश के शुकर चकिया वंश, सॉरी मीसल वंश नहीं, शुकर चकिया वंश के एक पंजाब के शासक हैं जिनका नाम है राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह के साथ ये अमृतसर की संधि करता है कौन, लॉर्ड मिंटो। और इसकी मध्यस्थता किसने की, चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स मेटकॉफ। अब देखो ये कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, अमृतसर की ओर भी बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये पंजाब की ओर भी बढ़ रहे हैं, अपना कदम यहाँ पर पंजाब की ओर भी बढ़ा रहे हैं। तो बंगाल से बाहर ये आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार। इसके समय में 1813 का चार्टर एक्ट यहाँ पर पारित होता है और 1813 का चार्टर एक्ट हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ रखा है, आप लोग उसको देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि EIC का जो एकाधिकार था, अभी तक EIC है जो कि मात्र सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार कर रही है और अपना शासन स्थापित कर रही है। लेकिन यहाँ पर अब इसको एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन कुछ काम हैं जो कि इसको फिर भी एकाधिकार वहाँ पर मिल रखा है, जैसे कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार करना। ये दो काम इसमें एकाधिकार इसको यहाँ पर फिर भी मिला हुआ है, चाय और चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा जितने भी अधिकार थे इनसे क्या कर दिया गया है, छीन लिया गया है। और इसी समय 1813 में भारत में ईसाई मिशनरियों का यहाँ पर आगमन होता है। भारत में क्या होता है, ईसाई लोग भारत में प्रवेश करते हैं और जो भारत में धर्म है जैसे कि हिंदू, मुसलमान, जो भी अन्य लोग हैं उनको क्या करते हैं, ये ईसाई बनाने लग जाते हैं, इनका धर्मांतरण करते हैं ईसाई धर्म में। तो ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन होता है इसके शासनकाल में। उसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग नहीं है ये, फिर से ध्यान में रखो, लॉर्ड हेस्टिंग है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग नहीं है।
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हम लोगों ने पहले देख लिया, लेकिन अब हम देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसके शासनकाल में 1816 में संगोली की संधि होती है, जो कि बिहार में है। और ये संगोली की संधि आप लोगों को याद आ रही होगी दोस्तों, उत्तराखंड में भी हम पढ़ते हैं, उत्तराखंड की जीके में याद आ रही है ना। नेपाल में और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है जो, ठीक है, आंग्ल नेपाल वॉर, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। संगोली की संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये रखें कि हेस्टिंग्स के समय में ये लागू हुई, मतलब की गई। हेस्टिंग्स के बारे में आप लोगों को एक बात और ध्यान में रखनी है कि मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया था, तो मराठों की शक्ति को कुचलने का काम हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था, और इसने काश्तकारी अधिनियम भी यहाँ पर लागू किया था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 1823 तक है जो कि आज की वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, और समय भी ज़्यादा हो रहा है, 35 मिनट हो चुके हैं, वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाती है। और 1823 से आगे को हम 1858 तक अगली वाली वीडियो में बात करेंगे, और फिर 1858 से 1800 आगे को हम बढ़ेंगे इस प्रकार से। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।